The only way to reach your goal, start doing hard work, but with a smart way. Hi guys, this is Vivek Misra and welcome to Study IAS. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आज हम बात करने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आर्टिकल 14 सेज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी को आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक सिक्योर किया है, जिसमें आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को सिक्योर किया गया है। बेसिकली इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ ब्रिटिश ओरिजिनेटेड, मतलब ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट था इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो आर्टिकल 14 सब क्लॉज 1 सेज दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी सिर्फ भारत की सीमा के अंदर। स्टेट शैल नॉट, स्टेट यानी गवर्नमेंट, स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन, याद रखना है राइट टू इक्वालिटी सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स इक्वली दोनों को दिए गए हैं। सो आर्टिकल 14 सब क्लॉज 1 सेज इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स state shall not deny any person within the territory of India, irrespective of their rank, positions, and they are equal before law and shall be treated as equally by law। देखो, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो किसी भी पर्सन के ऊपर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक, चाहे वो किसी रैंक का हो, किसी पोजीशन का हो, किसी वर्ग विशेष का हो, कोई भी हो। लेकिन उसके साथ आपने ये सुना होगा, कानून सबके लिए समान होता है, चाहे फिर वो अमीर से अमीर व्यक्ति हो या फिर गरीब से गरीब। सो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इट। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स कानून सबके लिए समान है, ठीक है ना। बट इट इज अ ज्यूरिसडिक्शन इक्वालिटी। चलो एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। सो सपोज मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ था पिछले साल, है ना। तो उसी के बारे में बात करते हैं। सपोज एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी अराउंड 10,000 पर मंथ है, ठीक है, और उसी के साथ एक और व्यक्ति है सपोज जिसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है, ठीक है। दोनों, एक व्यक्ति कार से जा रहा है, एक बाइक से जा रहा है। सपोज दोनों ने कुछ ऐसे वायलेशन किए हैं, जैसे किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पॉल्यूशन लाइसेंस नहीं है, कुछ भी है। मान लो उस 10,000 पर मंथ वाले व्यक्ति ने हेलमेट नहीं लगाया और उसने वायलेशन किया, ठीक है। तो उसका चालान कटता है सपोज 10,000 रुपीज का, ठीक है, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट आया उसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए उसका 10,000 का मान लो चालान कटता है, और जो व्यक्ति 1 लाख सैलरी पाता है पर मंथ, उसका भी सेम चालान कटता है 10,000 रुपीज का। सपोज उसने कुछ वायलेशन किया, ठीक है। अगर बात करें 1 लाख पर मंथ पाने वाले व्यक्ति की, तो उसका 1 लाख में अगर 10,000 का चालान कट भी गया तो उसे उसके पास 90,000 रुपीज हैं, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड उस व्यक्ति के पास जो कि 10,000 रुपीज पर मंथ पाता है, उसकी तो पूरी सैलरी चली गई, उसके पास पूरा मंथ बचा हुआ है, उसको पूरा मंथ अब कैसे चलाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है डिफरेंस। इट इज, क्योंकि हम तो एज अ लॉ, एज अ ज्यूरिसडिक्शन इक्वालिटी, हम हमारे कानून के हिसाब से तो ज्यूरिसडिक्शन इक्वालिटी है, दोनों के लिए समान कानून बना है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है, चाहे मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, लेकिन सबके लिए समान कानून है। तो इन दिस सेंस दिस इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव वर्डेड कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। क्योंकि भाई आप ही देखो, जो 10,000 पर मंथ वाला है उसकी तो पूरी सैलरी चलेगी 1 मंथ की। अब उसके पास कोई और ऑप्शंस नहीं है अभी के लिए फिलहाल कि वो कैसे अपना महीना काटेगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, दिस इज द नेगेटिव वर्डेड कॉन्सेप्ट। ऑन द अदर हैंड ब्रिटेन जैसे कंट्रियों में ऐसे लॉ पॉजिटिव वर्डेड है, बिकॉज वहां ज्यादातर लोग रिच क्लास के हैं। तो दिस इज द इक्वालिटी बिफोर लॉ। और ऑल्सो आर्टिकल 14 सब क्लॉज 1 सेज दैट ऑल द पर्सन्स आर सब्जेक्टेड टू द ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ। ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ मतलब कि देखो, आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सारे ही अगर लोअर कोर्ट में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मान लो कोई केस जा रहा है, तो वो उनको वहीं आना पड़ता है। ये नहीं कि उनके लिए कोई स्पेशल कोर्ट मंगाई अमीर है तो उसके लिए कोई स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है, नहीं, ऑल आर सब्जेक्टेड टू द ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ, सबके लिए कानून समान है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड द ज्यूरिसडिक्शन इक्वालिटी। और दे कैन बी सू एंड कैन बी सूड बिफोर द लॉ। नाउ अब एक कंसेप्ट समझते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बेसिकली इट इज अ पॉजिटिव वर्डेड कंसेप्ट एंड इट इज बेस्ड ऑन यूएसए। अमेरिका में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, अदर ऑन द अदर हैंड ब्रिटेन में इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ठीक है ना।
बट भारत ने दोनों को लिया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज सपोज दो लड़के हैं, ठीक है ना, दोनों 20-20 साल के हैं, ठीक है। दोनों ने अगर मान लो कि कोई क्राइम किया है, जैसे कोई मर्डर वगैरह किया, ठीक है ना, कोई भी क्राइम किया, तो दोनों को इक्वल सजा होगी, इक्वल पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है ना। बट मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसके हाथ में कहीं से गन लग जाती है, सपोज, है ना, कहीं से गन उसके हाथ में आ जाती है और बाई चांस वो खेलते खेलते ट्रिगर दबा देता है और उससे किसी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पर दोनों को उस 20 साल वाले लड़के को और उस छोटे बच्चे को क्या समान ट्रीटमेंट देंगे? नहीं, इट्स ऑब्वियस, यहाँ पे दोनों को समान ट्रीटमेंट नहीं देंगे क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है। सो उस छोटे बच्चे के लिए यहाँ पे कहा गया है कि इक्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस मींस लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक। यहाँ लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक का मतलब ये है, वो वही जो दो 20 साल के लड़के हैं, उन्होंने क्राइम किया तो उन्हें एक समान पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड जो छोटा बच्चा था, अगर उसने बाई चांस कोई क्राइम किया तो उसे इन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस उसके लिए कुछ और प्रोविजंस बनाए गए हैं और ये पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है हमारे जजेस के ऊपर। जजेस को ये तय करना होगा कि कौन से क्राइम में किसको कैसी पनिशमेंट देनी है वाइल अप्लाइंग द लॉ। तो दिस इज कॉल्ड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब जो इसमें रिलेटिव डिसएडवांटेज है, देखो मान लो कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है ना, अब उसको फांसी की सजा नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर्कमस्टांसेस में उसको ऐसी छूट दी जा सकती है एंड दिस इज कॉल्ड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है ना। मतलब लॉ हैज टू बी टिल्ट इन द फेवर ऑफ रिलेटिवली डिसएडवांटेज। यहाँ पे जो भी रिलेटिवली डिसएडवांटेज पर्सन होगा उसकी ओर लॉ को टिल्ट होना पड़ेगा। और ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये टोटली छोड़ दिया गया है जजेस के ऊपर कि वो डिसाइड करेंगे कि कैसी किसको पनिशमेंट देनी है। बात क्लियर? अब आता है, देखो मैंने पहले भी बताया था कि वी हैव टेकन द रूल ऑफ लॉ, इट इज गिवन बाय द एवी डाइसी, ही वाज अ ब्रिटिश, ठीक है ना। तो उन्होंने ये एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट दिया, जिसमें इसमें तीन मेन कंसेप्ट हैं। सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे मतलब सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ होता है बेसिकली। द लेक्स रेक्स पॉलिसी, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, मींस हमारे यहाँ कौन है सुप्रीम? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। So the most three important component of the rule of law, these three are which I am going to tell you. So please इन तीन को जरूर याद रखना। पहला, supremacy of the constitution of India means lex rex policy, law is the king of kings, ठीक है। और सेकंड कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हम। मतलब सपोज एक कम्युनिटी का पर्सन कोई है जिसने कोई क्राइम किया या जिसने कुछ गलत काम किया, ठीक है ना, लेकिन उसको उस काम को करने के लिए कोई सजा नहीं दी गई। ऑन द अदर हैंड अगर बी कम्युनिटी का कोई भी पर्सन अगर सेम क्राइम करता है या सेम गलत काम करता है तो उसको उससे छूट नहीं है, उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन। सो बेसिकली इट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना। बेसिकली आप जानते हैं इसका अदर रूल ऑफ लॉ जहां नहीं होता वहां जंगल राज होता है, मतलब अराजकता होती है, एनआरकी सिस्टम होता है, ठीक है ना। वहां कुछ भी हो सकता है, वहां कोई भी क्राइम कर रहा है, कभी भी कर रहा है, जंगल राज है टोटल। ये जंगल राज आप सभी जानते हैं, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। सो इसके अगेंस्ट में है रूल ऑफ लॉ। और साथ ही साथ नो वन शैल बी पनिश्ड अनलेस प्रोवाइडेड बाय लॉ। मतलब जब तक कि आपको कानून में सपोज कोई क्रिमिनल है, ठीक है ना, उसे आप अपने से मार नहीं सकते। दिस इज नॉट अ लीगल, दिस इज अ इलीगल बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट इन द सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना। सो आप उसे पर्सनली मार नहीं सकते, नहीं तो आप भी क्रिमिनल हो जाओगे। तो दिस इज कॉल्ड दैट ही विल गेट ओनली पनिशमेंट बाय द लॉ विच इज प्रोवाइडेड बाय द लॉ, ठीक है ना। तो उसे कानून सजा देगा। थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट मींस सपोज हाई कोर्ट उसने कोई जजमेंट सुना है, ठीक है ना, उस जजमेंट को इंप्लीमेंट करना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है। अगर मान लो जजमेंट किसने दिया? हाई कोर्ट ने। उस लॉ ने वो जजमेंट पास किया जिसे इंप्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है। एग्जीक्यूटिव यहाँ पे कौन हुआ? पुलिस। अगर पुलिस ने उस काम को करने से मना कर दिया कि चलो हम नहीं करेंगे, तो ये यहाँ पे किसकी अवहेलना होगी? न्यायालय की। आपने सुना होगा कि कोर्ट की अवहेलना का मामला कई बार आता है कि कोर्ट की बात
नहीं मानी, ठीक है ना। तो ये है, तो अगर आप कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो बेसिकली आप किसकी बात नहीं मान रहे हैं, लॉ की, रूल ऑफ लॉ को आप इग्नोर कर रहे हैं। और जहां पे रूल ऑफ लॉ की बात आप अगर नहीं मानते हैं तो वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहां पे जंगल राज आ जाएगा ऑब्वियसली। सो दिस इज द प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, मीन्स द ऑर्डर बाय द कोर्ट मस्ट बी ओबे, ठीक है ना, बात क्लियर ना। कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, उनको कुछ इम्यूनिटीज मिली गई हैं, उनको कुछ छूट है, जैसे दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनीथिंग of their action done in the official capacity. What I'm saying, president and the governor got immunity, they are not answerable to any court of law. ध्यान से सुनना, they are not answerable to any court of law for what, for anything of their action done in the official capacity. मतलब उनके ऑफिस में, एज अ ऑफिस में जब वो हैं, काम कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट, एज अ गवर्नर, तो उनके द्वारा लिए गए किसी भी एक्शन के ऊपर कोई भी कोर्ट में उनके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। सो बेसिकली ये इम्यूनिटी प्रेसिडेंट और गवर्नर को दी गई है अंडर आर्टिकल 361। 361 में ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर गॉट द इम्यूनिटीज फ्रॉम द आर्टिकल 14 एंड दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14, ठीक है ना। दूसरा, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। सी, जो एम्बेसडर्स होते हैं, जो हाई कमिश्नर्स होते हैं वेरियस कंट्रीज में, उनको कुछ इम्यूनिटीज मिलती है। सपोज हमारा जो एम्बेसडर है वो अमेरिका में है, ठीक है ना, उस अमेरिका में हमारा जो इंडिया का एम्बेसडर होगा और अमेरिका का भी एम्बेसडर यहाँ हमारे यहाँ दिल्ली में बेस्ड होगा, ठीक है। तो दोनों में ये जो इम्यूनिटी है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, बेसिकली म्यूचुअल इन द नेचर। अगर उनका, सपोज हमारा जो एम्बेसडर है उसे अमेरिका में अगर इम्यूनिटी मिलती है कि वो वहां की कोर्ट ऑफ लॉ में आंसरेबल नहीं है, वो सिर्फ हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में आंसरेबल है, तो हमने भी उनके एम्बेसडर को ये छूट दी है और ये इम्यूनिटी दी है कि वो हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में आंसरेबल नहीं है, बल्कि उनके खुद के कोर्ट ऑफ लॉ में आंसरेबल है। सपोज कोई एम्बेसडर या हाई कमिश्नर ने कोई क्राइम कर दिया, तो वो यहाँ की कोर्ट ऑफ लॉ में हमारे यहाँ आंसरेबल नहीं होगा, बल्कि हमारे प्रेसिडेंट उन्हें सीधे कह देंगे गेट आउट, मीन्स आप यहां से जा सकते हैं, और उसकी पनिशमेंट उनकी गवर्नमेंट उनके कंट्री में उनके कोर्ट ऑफ लॉ में देगी, लेकिन उसे सिर्फ यहां से निकाल दिया जाएगा, उससे सिर्फ इतना कह दिया जाएगा कि आप हमारी कंट्री को छोड़ दें, ना कि हमारी कंट्री की कोई भी कोर्ट उसे कोई भी सजा नहीं देगी। दिस इज द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। लेकिन याद रखना, म्यूचुअल इन नेचर। अगर उन्होंने हमारे एम्बेसडर को ऐसी फैसिलिटीज दी हैं तभी हम उनको देंगे। अदर कंट्री ने हमारे एम्बेसडर को ये फैसिलिटीज नहीं दी है, सो हम भी उनके एम्बेसडर को ये फैसिलिटी नहीं देंगे। दिस इज कॉल्ड, याद रखना, म्यूचुअल इन द नेचर। और जैसे यूनाइटेड नेशंस की जो इतनी एजेंसियां हैं उनको भी सेम ऐसी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज मिली हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 15। मैंने पहले ही बताया था कि आर्टिकल 15 इज द ओनली फॉर द सिटीजंस। 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29 and 30, these are the article which is only provided to the citizens of India, ठीक है ना। So what the article 15 says, the article 15 says that prohibition of discrimination of certain grounds, कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके बेस में हम किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है ना। द आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 सेज that state shall not discriminate any citizen of the country on the grounds only, यहाँ पे याद रखना वर्ड only यूज किया गया है, मतलब रेस्ट ऑफ द जो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं उस पे हम चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है only। तो ये याद रखना, द ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पे हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, यानी स्टेट किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। नाउ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 सेज दैट स्टेट एंड सिटीजन बोथ, यहां पे याद रखना स्टेट और सिटीजन एज वेल एज इंडिविजुअल, हमारे सबकी बात की गई है, दोनों को ये मिलकर काम करना है कि स्टेट एंड सिटीजन बोथ प्रोहिबिट्स, हम इसे बैन करेंगे, किसे, डिस्क्रिमिनेशन इन द पब्लिक प्लेसेस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, अगेन
ओनली, यहाँ पे फिर से वही वर्ड यूज किया गया है, ओनली रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है ना। यानी स्टेट और इंडिविजुअल, हम सिटीजन बोथ प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन इन द पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस कौन कौन से होंगे? पब्लिक प्लेसेस सच एज पार्क्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, इस तरह के एटसेट्रा। वेल्स, कुएं, है ना, टैंक्स, घाट्स, रोड, मेंटेन बाय द स्टेट पार्सियली और फुली, जो भी स्टेट के द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं आइदर पार्सियली और फुली, वहां पे हम किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं कर सकते। दिस इज द एक्चुअल वर्डेड कंसेप्ट गिवन इन द आर्टिकल 15, ठीक है ना। ऑल, बट ये याद रखना, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ द ग्राउंड्स आर नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, अदर पे हम कर सकते हैं। नाउ if we talk about the article 15 subclause 3, so article 15 subclause 3 says that state can make special provisions for the development of the women and children। याद रखना, women और children's के लिए state स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है, या और इसीलिए महिलाओं के लिए हर जगह छूट भी होती है। तो ये भेदभाव नहीं है, दिस इज द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, उनकी भलाई के लिए हम कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। नाउ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम आप जानते ही होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 46 में कहा गया है कि स्टेट शैल प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द SC एंड ST एंड द अदर वीकर सेक्शन। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, आर्टिकल 46 में दिया गया है, स्टेट शैल ट्राई टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ दिस SC एंड ST एंड दी अदर वीकर सेक्शन। याद रखना यहाँ पे अदर वीकर सेक्शन है, और इसका क्या मतलब है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अदर वीकर सेक्शन, ठीक है ना। तो इसी बात को याद रखते हुए ये 14 सब क्लॉज 4 ऐड किया गया। तो तो ये क्या था, इसके पहले हम एक केस देखते हैं। देखो, चंपकम दुराई राजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1950, एक ये केस हुआ था। सी वॉज अ लेडी, वो जाती हैं बेसिकली, मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी 1950 में, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। तो 1950 में मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में वो फॉर टेकिंग एडमिशन इनटू द MBBS कोर्स वो जाती हैं एडमिशन लेने। तो यूनिवर्सिटी कहती है, यूनिवर्सिटी के द्वारा कहा जाता है कि मतलब वहां पे कोई सीट वैकेंट नहीं है कि जिसमें उनको एडमिशन मिले। उनका आंसर ये था कि वहां पे तो वैकेंसी थी, तब यूनिवर्सिटी उनसे कहती है कि यस there are a vacant seat but they are reserved for the SC and ST because of the government order passed in the 1927। तब चंपकम दुराई राजन उनसे कहती हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 1927 का लॉ यहाँ पे लागू नहीं होगा। वी हैव ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को अडॉप्ट किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आप किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन यूनिवर्सिटी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। वो हाई कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट ने भी उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, और ये केस फिर जाता है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज द वायलेशन ऑफ 16 subclause 2 of the Indian Constitution। See, this is the 16 subclause 2 which prohibits the state from discriminating against only on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth and descent, ठीक है ना। तो इसका ये वायलेशन है। नेहरू जी कंफ्यूजन में आ गया बेसिकली कि एक तरफ स्टेट विल ट्राई टू प्रमोट एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन, जो कि कहता है कि हम ऐसा प्रोविजन बना सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं सोशल SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस को। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम आर्टिकल 16(2) को आर्टिकल 16(2) में दिया गया है कि हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो फिर ये कैसा कन्फ्लिक्ट है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि बेसिकली दिस इज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द DPSP। याद रखना कि फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सो फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच में कंफ्लिक्ट है। सो इफ देयर आर अ कंफ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द DPSP, देन ऑलवेज फंडामेंटल राइट विल रिमेन, फंडामेंटल राइट से डोमिनेट करेगा, ठीक है ना। अब जब उन्होंने ये ऐसा कह दिया, तो फिर नेहरू जी ने पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1951, और फिर आता है आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 which says that
स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर अ बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ पे याद रखना बैकवर्ड क्लासेस और SC ST तो आपको पता ही होगा क्या है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। लेकिन यहाँ पे बैकवर्ड क्लास यूज किया गया, जबकि आर्टिकल 46 में क्या यूज किया गया है, अदर वीकर सेक्शन। अब अदर वीकर सेक्शन और बैकवर्ड क्लास से क्या मतलब है, देखो बैकवर्ड क्लास इज बेसिकली कास्ट बेस एक टैग हम समझ सकते हैं कि जैसे आप हटा नहीं सकते, ठीक है ना। आप बेस्ड ऑन बर्थ आप अगर बैकवर्ड क्लास से हो तो आप उसे कभी भी नहीं हटा सकते, भले ही आप इकोनॉमिकली कितने भी स्ट्रांग हो, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड द बैकवर्ड क्लास। तो उसके बेस में इसे परमानेंट यहाँ पे स्टेटस दे दिया गया कि स्टेट कैन मेक ए स्पेशल प्रोविजंस फॉर अ सोशली बैकवर्ड क्लास। ऑन द अदर हैंड जो 46 आर्टिकल 46 में लिखा है डीपीएसमी में, उसमें लिखा है अदर वीकर सेक्शन। याद रखना वीकर सेक्शन मतलब जो कमजोर तबका है, समाज का जो कमजोर तबका है। और इसी के बेस में मोदी गवर्नमेंट ने जो पिछले साल नया एक इंट्रोड्यूस किया रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। सो ये यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या वर्ड यूज किया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है ना। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस वालों को ही मिलेगा, जिनके पास इकोनॉमिकली जो वीक है उनकी बात हो रही है। नाउ इसके बाद इसकी बात हम अभी 15 सब क्लॉज 5 की बात अभी हम करेंगे। पहले समझते हैं आर्टिकल 16। देखो आर्टिकल 16 इज ऑल्सो फॉर सिटीजन। ये क्या कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जितनी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होंगी उसमें सभी को समान अपॉर्चुनिटी देना। Article 61 says that equal opportunity for all citizens in the public employment. Article 16 subclause 2 prohibits the state from discriminating against only, याद रखना फिर से आ गया वही, only on the grounds of religion, caste, sex, place of birth। पर ये याद रखना यहाँ पे एक और वर्ड ऐड हुआ है जो कि 15 से अलग है, डिसेंट यानी वंश। वंश के आधार पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। सो only on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, and descent, the new word in this clause 16 subclause 2. Now article 16 subclause 3 says that the parliament empowered to provided by the law, means पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर्स होंगी जो उसे छूट देती हैं। इन ग्राउंड्स को छोड़ करके पार्लियामेंट कोई भी एक ऐसा लॉ बना सकता है जिसके द्वारा वो कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन को डिमांड कर सकता है फॉर अ पर्टिकुलर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। जैसे रेसिडेंस आपने सुना होगा, कहीं कहीं आप रेसिडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट होना जरूरी होता है फॉर अ पर्टिकुलर जॉब्स इन दैट स्टेट, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जो जब निजाम हुआ करते थे हैदराबाद में, तो निजाम ऑफ हैदराबाद ने एक मुल्क रूल लागू किया था वहां पे। तो बेसिकली ये क्या था मुल्क रूल, देखो जो मुल्क रूल था वहां पे ये था बेसिकली कि हैदराबाद के वहां के जो लोकल नागरिक थे, सिर्फ कुछ ऐसी नौकरियां थी जो सिर्फ उनके लिए रिजर्व थी, और उसी को आज हम आंध्र प्रदेश में यूज कर रहे हैं। जैसे ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 की जो जॉब्स होती हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होती हैं, उनकी जो जॉब्स होती हैं, दे आर ओनली रिजर्व फॉर द आंध्र प्रदेश पीपल्स, ठीक है ना, ये रिजर्व हैं। So this is the Article 16 subclause 3 that Parliament empowered to provided by the law. If we talk about the Article 16 force, so ये बनाता है, ये है basically reservation वाला part. Article 16 4 says state empowered to make special provisions for a backward class and the SC ST in the public jobs. Again मैंने वही बोला, social tag backward class, it is a permanent tag. So यहाँ पे क्रीमी लेयर भी आता है। क्रीमी लेयर क्या है अभी मैं बताऊंगा। So basically state is empowered to make any special provisions for backward classes as well as for the SC STs in the public employment, ठीक है ना। And also if the backward and the SC ST class are not adequately represented in the public employment, ये क्या है इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। उससे पहले हम जानते हैं फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है। देखो अंडर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 340 देयर आर प्रोविजन जहां पे प्रेसिडेंट फॉर्म करेंगे बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो उन्होंने फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई थी 1955 में बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दैट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन कास्ट पे वो बेस्ड था, तो वो उतना कुछ खास था नहीं। लेकिन इस समय हमने इसके बाद इतना क्लियर हो गया था इस कमीशन के बनने के बाद कि जो रिजर्वेशन होगा वो कास्ट बेस्ड पे होगा, ठीक है ना। उसके बाद जब 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम आती है सेंटर में, तो
मोरारजी देसाई ने बोला, उन्होंने एक कमेटी बैठाई, बीपी मंडल, बेसिकली ही वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आल्सो। सो बीपी मंडल की अध्यक्षता में उन्होंने चेयरमैनशिप में एक कमीशन बैठाया, बैकवर्ड क्लास कमीशन, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। ये आप जानते होंगे कि बीपी मंडल आयोग या मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो इन्होंने, इनसे कहा गया कि आप देश में जितने भी बैकवर्ड क्लास हैं, रेस्ट ऑफ दी SC ST, उनको छोड़ करके उनके बारे में आप रिपोर्ट दीजिए, जिसे हम अदर बैकवर्ड क्लास या OBC अभी कहते हैं हम, तो उनके बारे में आप रिपोर्ट दीजिए। तो 1719 में 79 और 80 के बीच में इन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर की और रिपोर्ट सबमिट की। जब ये सर्वे करते हैं तो ये पाते हैं 22.5% आर रिजर्वेशन ऑलरेडी आर गिवन टू द SC and ST कम्युनिटी, ठीक है, बट रेस्ट ऑफ देम 44%, अराउंड 44% ऑफ हिंदू कम्युनिटी आर बैकवर्ड एंड 8% ऑफ नॉन हिंदू कम्युनिटी आर बैकवर्ड। सो टोटली वी शुड गिव द 52% ऑफ रिजर्वेशन। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होगी कि जितने भी रिजर्वेशन का विरोध करते हैं लोग, जैसे आप लोग भी, आप में से भी कई लोग किसी भी कारण से जैसे रिजर्वेशन को आप गलत मानते होंगे, तो ये याद रखना कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, ही वॉज अ ग्रेट मैन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। वो बहुत ही समझदार लोग थे। यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने खुद ही अंडर आर्टिकल 335 यानी 335 में वो खुद ही उन्होंने लिखा था कि द क्लेम्स ऑफ SC and ST with the reservation shall not be at the cost of efficiency of administration। मैंने क्या बोला? द क्लेम ऑफ SC ST with the reservation shall not be at the cost of efficiency of administration। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि रिजर्वेशन उतना ही दो जितना जरूरी हो, नॉट इन द कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जितना जरूरी हो उतना ही रिजर्वेशन देना है, ठीक है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने खुद ही ये लिख करके दे दिया गया था, लेकिन इसकी बात कोई नहीं करता। पर खैर, इसके बाद जब VP सिंह की गवर्नमेंट आती है तो VP सिंह की गवर्नमेंट ने 27% एडिशनल रिजर्वेशन के नाम से अदर बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दे दिया, अराउंड 49 पॉइंट समथिंग परसेंट रिजर्वेशन दिया गया। तो टोटली 50% से अंदर था। सीलिंग ऑफ 50% एक प्रिंसिपल है, वो क्या है अभी बताता हूँ। 49 पॉइंट समथिंग परसेंट रिजर्वेशन दिया गया टोटली। जब ये रिजर्वेशन दे दिया, फिर केस आता है MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन शुड नॉट बी मोर देन 50%, और यहाँ पे इन्होंने सीलिंग ऑफ 50% का एक प्रिंसिपल, नया प्रिंसिपल बनाया, जिसमें मतलब कि आप ओवरऑल 50% तक ही रिजर्वेशन दे सकते हैं, 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते किसी को, यानी 50% जनरल के लिए रहेगा और 50% में आप जैसे रिजर्वेशन देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। इसके बाद इसी के अगेंस्ट में एक PIL दायर होती है, दी जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दी जाती है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इक्वालिटी इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है इक्वालिटी। 50% लिमिट ओनली फॉर द रिजर्वेशन फॉर द SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, बट ओनली इनिशियल रिजर्वेशन, नॉट इन द प्रमोशन, यानी प्रमोशन में आपको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ इनिशियली आपको जब आप एंट्री करेंगे तब के लिए रिजर्वेशन है, ना कि प्रमोशन के लिए। और ओनली फॉर द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट बॉडीज के लिए किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं दी गई। ऐसा जजमेंट आया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ठीक है, 1993 में। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे चलेगा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसी के खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी पार्लियामेंट ने 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 किया, जिसमें उन्होंने ऐड किया आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A। यहाँ पे याद रखना, कैपिटल जहां भी ऐड हो, कैपिटल जैसे 4A है ना, ये 4A, तो यहाँ पे A मतलब उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है वो वर्ड, यहाँ पे B ये ऐड किया गया है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A को ऐड किया गया, जिसमें ये कहा गया कि स्टेट रिजर्वेशन दे सकता है इनिशियली भी और प्रमोशन में भी दे सकता है, ठीक है ना।
ये देखिए आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ए कहता है कि इनिशियल एंड प्रमोशन बोथ इन बोथ दोनों में रिजर्वेशन दे सकता है। इट वाज एडेड इन द 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 आफ्टर द जजमेंट ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। यहाँ ये अमेंड किया जाता है, ठीक है ना। अब आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 बी क्या कहता है, ये कब ऐड हुआ, ये कहता है बैकलॉग वैकेंसी बियॉन्ड 50%। अब ये क्या है बैकलॉग वैकेंसी बियॉन्ड 50%? इन सिंपल वर्ड्स आप समझिए कि देखो जैसे आज इस साल 300 वैकेंसीज आई किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। उन 300 में 250 सीटें ही फिल हो पाती हैं इस साल, ठीक है ना। सो रेस्ट ऑफ द 50 जो सीट्स बचेंगी वो नेक्स्ट ईयर जब वैकेंसी आएगी तो वो 50% जो वो सीट्स होंगी, 50 सीट्स होंगी, 50 सीट्स होंगी, उन सीट्स में उन्हीं को फिल किया जाएगा जिनकी कम्युनिटी एडिक्वेटली आर नॉट प्रेजेंटेड इन द स्टेट। मतलब जिस कम्युनिटी के लोग स्टेट में एडिक्वेटली पर्याप्त रूप से नहीं रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, पर्याप्त रूप से नहीं है, उन लोगों को उसमें फिल किया जाएगा। इन अदर वर्ड्स दिस इज द बियॉन्ड द 50%, दिस इज द बियॉन्ड द सीलिंग ऑफ 50%। यहाँ पे हम सीलिंग ऑफ 50% को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज आर्टिकल 16(4)(b which was added in the 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000। साथ ही साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वाले केस में क्या कहा था कि ओनली फॉर द गवर्नमेंट एंड द एडेड इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। इसके बाद आया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2005, जिसमें इस अमेंडमेंट में आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 जोड़ा गया, जहां पे ये लिखा गया कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे याद रखना क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। यानी जो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन में ही एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन लागू होगा, तो उसके अपोजिट में इन्होंने ये ऐड किया दैट स्टेट कैन मेक special provisions during the admission of a backward classes in the educational institution including the private institution, but याद रखना except the minorities in institution। minorities जैसे मदरसा, यहाँ ये 15 सब क्लॉज 5 लागू नहीं होगा, ठीक है ना। तो this was added into 93rd constitutional amendment act। याद रखना 15(5) में ये ऐड हुआ था और बाकी 16(4)(a) और 4(b) में था, ठीक है ना। तीन चीजें ऐड हुई, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 एंड 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005, जहां पे वो 15 सब क्लॉज 5 ऐड हुआ था, वो वाला वो याद रखना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाला, ठीक है ना। अब बात करते हैं 16 क्लॉज 5 की। तो देखो 16 क्लॉज 5 कहता है इट एम्पावर्स द स्टेट टू प्रेस्क्राइब द रिलीजन एज द ग्राउंड फॉर द क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द कैंडिडेट इन अ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द पब्लिक जॉब्स। मतलब देखो कुछ ऐसी संस्थाएं जैसे वक्फ बोर्ड हो गया, उर्दू स्कूल हो गया, वहां पे ऐसे लोग ही बैठ सकते हैं जो उनके पर्टिकुलर रिलीजन से हो, उनकी नॉलेज रखते हो, है ना। तो वहां पे स्टेट को ये पावर है कि वो ऐसी ग्राउंड्स बना सकती है क्वालिफिकेशंस की, जहां पे पर्टिकुलर कम्युनिटी का होना एज अ क्वालिफिकेशन जरूरी है, ठीक है ना। तो वहां पे इट एम्पावर्स द स्टेट, यानी पार्लियामेंट को ये राइट है। तो दिस इज आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5, ठीक है। नाउ जैसे ही ये 2005 का वो अमेंडमेंट हुआ, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए 1995 एंड 2000 एंड 2005 वाले, तो इसके बाद आता है एम नागराज केस 2006 में। बेसिकली इस केस में ये कहा जाता है कि दिस द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच वाज डन इन द लास्ट फ्यू इयर्स, उसमें जो प्रोविजंस बनाए गए वो इंदिरा साहनी केस का वायलेशन है, विच इज द वायलेशन ऑफ इंदिरा साहनी केस, ठीक है ना। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी विल नॉट इंटरफेयर इन इट अंटिल इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जब तक कि ये पार्ट नहीं होता, जब तक कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, तब तक हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। और अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे पावर्स दिए गए हैं पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट कैन मेक द प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन। पार्लियामेंट के पास ये पावर्स हैं, ठीक है ना। जब तक पार्लियामेंट को नहीं लगता कि अब वो सिचुएशन आ गई है जहां पे सब समान है, तब तक वो ऐसे प्रोविजंस रख सकती है। दिस इज द राइट ऑफ अ पार्लियामेंट, ठीक है ना। इसमें
सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं बन जाता। ठीक है, नाउ तो इन द लास्ट कहे कि रिजर्वेशन किसको किसको मिल सकता है, तो इन सिंपल वर्ड समझ लो, रिजर्वेशन यू विल गेट ओनली इफ यू आर फ्रॉम सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड, नॉट रिप्रेजेंटेड एडुकेटली, जनरल एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी मेंटेन, मतलब कट ऑफ में जो दिया जाता है उसमें दे सकते हैं, सीलिंग ऑफ 50%, वही कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और क्रीमी लेयर कैन अप्लाई फॉर दी ओबीसी। यानी क्रीमी लेयर, देखो क्रीमी लेयर ऐसे लोग हैं जैसे मान लो वो बाय बर्थ तो वो बैकवर्ड क्लास में आता है, लेकिन सो कॉल्ड बैकवर्ड क्लास अगर हम जैसे कहते हैं तो उस बैकवर्ड क्लास में आता है, लेकिन अगर वो बैकवर्ड क्लास में बाय बर्थ है लेकिन इकोनॉमिकली उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो बहुत रिच है, तो वो क्रीमी लेयर में आएगा। लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ दो सोशल टैग जो परमानेंट मैंने बताया, जो परमानेंट टैग था, सोशल टैग था बैकवर्ड क्लास का, उसकी वजह से वो क्रीमी लेयर में होने के बाद भी ही कैन अप्लाई फॉर द रिजर्वेशन फॉर द अदर एज द अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है ना, सो क्रीमी लेयर कैन अप्लाई फॉर द अदर बैकवर्ड क्लास। गॉट इट? Now, coming to the next article, Article 17, which talk about the abolition of untouchability in the all forms. Basically, this is available against the individuals. सब ठीक है ना, सबके लिए है ये, छुआछूत हिंदी में से बोलते हैं अगर हम कहें तो। हालांकि इस समय कोरोना से तो इसका वायलेशन नहीं हो रहा है, कोरोना में तो जितना आप बल्कि इसे मेंटेन करोगे अनटचेबिलिटी को तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप जितना दूर रहोगे तो उतना ही फायदे में रहोगे। सोशल डिस्टेंसिंग इज द की, सो दिस इज खैर। सो आर्टिकल 17 कहता है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन द ऑल फॉर्म्स। याद रखना कि पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट द्वारा और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है, अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन नहीं दी गई कि अनटचेबिलिटी मतलब होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी। लेकिन जुडिशरी ने एक डेफिनेशन बताई है, जिसे हम कह सकते हैं अनटचेबिलिटी इज अ सोशल प्रैक्टिस among the Hindu community where a person only on the basis of a birth looked down upon and discriminated wrongly। मतलब based on you are from a so called lower caste, if we lower caste मैं तो मानता भी नहीं, so basically फिर भी अगर ऐसा है तो बाय बर्थ आप उसे नीचा देखते हैं, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो दिस वाज द प्रैक्टिस व्हिच वाज डन अमंग द हिंदू कम्युनिटी। ऐसी डेफिनेशन हमारी जुडिशरी ने दी, सुप्रीम कोर्ट ने दी। ठीक है ना, दिस आर्टिकल इज बेसिकली एब्सोल्यूट टर्म विदाउट एनी एक्सेप्शन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसके लिए एक्ट्स भी बने हैं, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट ऑफ 1955 जिसका नाम बदल दिया गया बाद में, और नाउ इट इज अ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1976। क्या आपको लगता है कि अभी भी पूरी तरीके से अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया है? एक्चुअली आज हम मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं, मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, तो यहाँ पे मॉडर्न अनटचेबिलिटी भी आ गई है। जैसे menstruation, as you all know, girls are not allowed in that time enter in the kitchen and temple, so it is basically a periodical untouchability which is a modern untouchability, or the second one manual scavenging. Now coming to the next article, article 18. Article 18 says abolition of titles. आर्टिकल 18 में ये याद रखना है कि इट इज नॉट पनिशेबल, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार को आपको पनिश नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट सीधे एक नोटिस जारी कर देगी, है ना, गवर्नमेंट यहाँ पे आपको एक नोटिस जारी करेगी। आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1 प्रोहिबिट्स द स्टेट टू कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट द मिलिट्री एंड द एकेडमिक टू दी एनी पर्सन मतलब जहां भी पर्सन आपको दिख जाए तो वहां पर्सन मतलब सिटीजन प्लस एज वेल एज नॉन सिटीजन दोनों के लिए होगा। अगर पर्सन नहीं है तो वहां पे वो सिटीजन पर्टिकुलरली मेंशन होगा, लेकिन अगर जहां पे भी पर्सन यूज होगा वहां पे दोनों आएंगे, यानी सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। ठीक है ना, जैसे पहले हमारे यहाँ महाराजा होते थे, महाराजा होते थे, राज बहादुर होते थे, राय बहादुर, दीवान बहादुर, इस टाइप के सो काइंड ऑफ। तो ये डिस्क्रिमिनेशन दिखाता था, ये मतलब भेदभाव दिखाता था कि क्यों कुछ लोग हमसे ऊपर हैं, हम कुछ लोग नीचे हैं। तो मिलिट्री जैसे मेजर है ना, कर्नल, this kind of a military status, military titles are given to the persons for a military personals and academic personnel, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर। we if I am an engineer, so I can use this word as a engineer, but if somebody is a doctor, so doctor is a basically academic title, so उन्होंने वो पढ़ाई किया है, पढ़ाई करके उसे हासिल किया है, so that is apart from it, except the military and academic title, article 18(1) prohibits the state to conferring
द टाइटल्स टू द एनी पर्सन, ठीक है ना। नाउ एक चीज याद रखना, पद्म अवार्ड्स जितने भी चालू हुए थे, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये 1954 में स्टार्ट किए गए थे। तो पद्म अवार्ड्स जो हैं, इसके एक्सेप्शन अगर हम कहें तो एक्सेप्शन तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी पद्म अवार्ड्स इसका उल्लंघन नहीं करते, इसको वायलेट नहीं करते। किसे? आर्टिकल 18 को। कैसे? क्योंकि दीज अवार्ड्स आर रिगार्डेड एज द डेकोरेशन। अवार्डी हैं, जितने भी अवार्डी हैं इसके, जो लोग भी ये अवार्ड पाते हैं, वो एज अ प्रीफिक्स और एज अ सफिक्स, यानी नाम के आगे ना नाम के पीछे किसी भी प्रकार का ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। जैसे कोई भी पद्मश्री है, मान लो सपोज किसी को पद्मश्री मिला, तो पद्मश्री और डेड डेड डेस उसका सो फॉर जो भी नाम है एक्स वाई जेड, वो ऐसा यूज नहीं कर सकता, या एक्स वाई जेड जो भी है और उसके बाद में पद्मश्री नहीं लगा सकता, ठीक है ना। सो दे कैन नॉट, द बॉडी कैन नॉट यूज द पद्म अवार्ड्स एज देयर प्रीफिक्स और सफिक्स विद देयर नेम। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा है कि नेशनल अवार्ड्स आर नॉट अ वायलेशन ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, बिकॉज इक्वालिटी डज नॉट मीन्स दैट द मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। अगर मेरिट है तो उसे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, अगर कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं तो उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। 18 सब क्लॉज 2 सेज एनी सिटीजन कैन नॉट एक्सेप्ट द फॉरेन टाइटल्स। याद होगा मैंने बोला था कौन कौन से आर्टिकल्स जो कि सिर्फ सिटीजन्स को प्रोवाइड कराए गए हैं। 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2, ये है आर्टिकल्स 18 सब क्लॉज 2, याद रखना। दिस इज द आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2 विच सेज दैट एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन नॉट एक्सेप्ट एनी फॉरेन टाइटल्स। एकेडमिक कर सकता है, एकेडमिक, अब ये मत बोल देना कि एकेडमिक जो लोग बाहर जाते हैं पढ़ने तो उनका क्या, तो वो एकेडमिक है, वो एकेडमिक टाइटल्स दे कैन टेक, है ना, वो ले सकते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइटल्स दे आर नॉट अलाउड टू टेक, ठीक है ना। नाउ आर्टिकल 18 सब क्लॉज 3 सेज दैट इफ एनी फॉरेनर इज होल्डिंग एनी काइंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, देखो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की एक पर्टिकुलर लिस्ट है, अगर उसके अकॉर्डिंग if somebody who is a foreigner is holding a office of profit or a trust under the state, then he cannot he cannot take any kind of a titles without the consent of the president of India। मतलब अगर कोई फॉरेनर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है, अगर उसमें काम करता है अंडर द स्टेट, देन बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के, उनकी सहमति के, he cannot take any titles। Now, Article 18 subclause 4 says no person, again the person means, यहां याद रखना person means citizen as well as non-citizen, ठीक है ना। So the no person holding any office of profit trust under the state is to accept any present, यहाँ पे याद रखना एनी प्रेजेंट मतलब गिफ्ट, इमोल्यूमेंट मतलब वही उपलब्धि, प्रेजेंट ये सब अगर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहें तो पारिश्रमिक, शायद जो बोलते हैं पारिश्रमिक जो है, सो दिस इज इमोल्यूमेंट। सो एनी प्रेजेंट, इमोल्यूमेंट और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट, ठीक है ना, फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सो दिस वाज आर्टिकल 18। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताएं। यू कैन ऑल्सो मेल मी एट माई पर्सनल ईमेल एड्रेस mvivekmisra04@gmail.com। और प्लीज लाइक जरूर करिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, सो प्लीज एक लाइक तो बनता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।